किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान, आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत में और हमारे साथ आज के इस वीडियो में खास मेहमान पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रणपाल धंधा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे पोल्ट्री फेडरेशन किस तरीके से पोल्ट्री सेक्टर को लेकर काम कर रहा है और क्या इसका मुख्य कार्य है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जब हुई तो 1988 में हुई थी और ये तब एक बहुत मैं कहूँगा कि छोटे लेवल पे कुछ फार्मरों ने इकट्ठा होकर इसको बनाया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया कार्य करती रही, तो इसके साथ पूरा पोल्ट्री सेक्टर ज्वाइंट होता चला गया। आज पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया में पोल्ट्री फार्मर, उसमें ब्रायलर फार्मर है, लेयर फार्मर है, ब्रीडर फार्मर है, अपने फीड मिलर हैं, इक्विपमेंट कंपनियां हैं, मेडिसिन कंपनियां हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इवन के देश के जो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया देश की एकमात्र सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है पोल्ट्री सेक्टर की, जो आज इसमें काम कर रही है। जी, लगभग अगर हम मेंबर्स की बात करें तो कितने मेंबर्स अभी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और कार्यशैली क्या है? देखिए, वैसे तो हमारे जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास जो एक सिस्टम है फेडरेशन का, क्योंकि उसमें थोड़ा जो एक पेड सिस्टम है उसके तहत तकरीबन आज हमारे पास 4,500 मेंबर पूरे देश से हैं। और वैसे जो ये मेंबर तो हमारे ऐसे हैं जो पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन में उसमें सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। और बाकी हमारे जो फार्मर हैं, जो छोटे फार्मर हैं, वो तो मैं कहूँगा कि वैसे तो हर फार्मर ही इसका मेंबर है, कोई चाहे इसके अंदर काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हमारी एजीएम होती है या कोई प्रोग्राम होता है तो हर फार्मर को हम इनवाइट करते हैं। कोई भी फार्मर इसके अंदर आके अपनी बात रख सकता है और संपर्क कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है। उसको पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया आगे उठाती है और उसको हल करवाने का काम करती है। अगर हम बात करें जो ये फेडरेशन है, ये सिर्फ हरियाणा को रिप्रेजेंट करती है या फिर इंडिया में जो स्टेट्स हैं दूसरे राज्यों से भी इसमें जितने भी हैचरीज वाले हैं उनको रिप्रेजेंट इसके मेंबर हैं क्या? नहीं, जैसे आपने कहा हैचरीज वाला में, ये पूरा पोल्ट्री सेक्टर है जो पूरे हिंदुस्तान का, भारत का जो पूरा पोल्ट्री सेक्टर है वो हर स्टेट से इसके अंदर मेंबर हैं, हर स्टेट से इसके अंदर आदमी काम कर रहे हैं अलग अलग। और पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया खाली हरियाणा के लिए काम नहीं करती है, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश के पोल्ट्री सेक्टर के लिए काम करती है। चाहे उसमें पोल्ट्री सेक्टर में किसी भी तौर पे, जैसे पीछे प्रॉब्लम हमारे को केज बैन का मुद्दा हमारे सामने आया तो हमने केज बैन की लड़ाई भारत सरकार के सामने, पोल्यूशन का मुद्दा आया तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट में हमने जो पोल्यूशन का एक्ट बना नया, उसमें पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चाहे कोरोना के टाइम में बॉर्डर सील हो गया आपस में स्टेट वाइज, तो उनको भी हमने भारत सरकार के अधिकारी जो है रिक्वेस्ट करके उनको भी आपस में खुलवाया ताकि एक पैनिक ना हो। तो पीछे जैसे हमारे जो वैक्सीन के मुद्दे हैं, एलपीआई बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, तो एलपीआई वैक्सीन के लिए पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के साथ मिल के काफ़ी कन्वेंस किया, साइंटिस्टों से मिल के उसमें तो वहाँ पे अलग अलग आईसीआर के वैज्ञानिक आए, सब आए, तो एक उसमें एक अच्छी भूमिका पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निभाई। और आज एलपीआई का जो वैक्सीन है हमारे देश में, उसकी बनाने की यहाँ की जो अपने देश की कंपनियां उनको उसकी इजाज़त मिली है और आज एलपीआई वैक्सीन हमारे उसमें है। उससे हमारे को काफ़ी नुकसान से बहुत बचाव हुआ है। लेकिन अब जैसे एसपीआई का वैक्सीन है उसके लिए भी हम भारत सरकार से आगे
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी वैक्सीन यहाँ पे आए, क्योंकि साल दर साल अब HPI की वजह से भी फार्मरों को बहुत मोटा नुकसान हर साल हो रहा है, तो उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम उसको करेंगे। बिल्कुल। सर, आप चूंकि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम एक इंसाइट की बात करें, भारत में जो पोल्ट्री बिजनेस है वो उसका लगभग जो एक स्केल है, क्या सिनेरियो है अगर हम इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट की बात करें और एक्सपोर्ट की बात करें? जैसे अगर आप स्केल की बात करेंगे तो आज तकरीबन 4 लाख करोड़ के करीब की अपनी जो पोल्ट्री सेक्टर है 4 लाख करोड़ के करीब का है। और ये मैं कहूँगा कि भारत में ग्रामीण रोजगार का एक बहुत ही मतलब सबसे अच्छा सेक्टर है, क्योंकि पिछले अगर आप 30-35 साल से जिक्र करें तो 10 से 12% की ग्रोथ से हर साल ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है। और मैं कहूँगा कि इसमें आगे भी जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, प्रोटीन के प्रति जागरूकता फैल रही है, तो लोग सेंसिटिव हो रहे हैं सेहत के प्रति, तो चाहे अंडे की लागत है, चाहे चिकन की लागत है, दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ बढ़ती जान लग रही है। और आने वाले टाइम में इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन की है, मैं कहूँगा कि 60-70% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट्स हैं आज भी। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो उसी हिसाब से सेक्टर बढ़ रहा है और आगे आगे इसमें और बहुत स्कोप है। वही बात एक्सपोर्ट की, तो अभी एक्सपोर्ट के मामले में मैं कहूँगा कि जैसे एग हमारे यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन चिकन हमारे यहाँ से बहुत कम एक्सपोर्ट है। वो इतना ज़्यादा अभी वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल के रेट हैं, जब मक्का है, सोया है या ये अन्य जो चीज़ें हैं, उनके रेट हमारे इंटरनेशनल लेवल जो के रेट हैं उनसे हमारे यहाँ रेट काफ़ी हाई है। आज भी अगर मैं बात करूँ तो सोयाबीन अगर हम अमेरिका में बात करें तो हमारे से अमेरिका में सोया हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर टन सस्ता है। यानी आज की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ हम तकरीबन 57-58 रुपये पर केजी के लेवल पे आज सोया पहुंच चुका है। पिछले 20-25 दिन में आगे बढ़ते बढ़ते 45 रुपए से, और अब भी अगर मैं अब वहाँ की बात करें तो वहाँ पे आज तकरीबन 40 रुपए किलो करीब अमेरिका में या ब्राजील में उधर सोया है। तो ऐसे ही मक्का की है, मक्का भी हमारे यहाँ इंटरनेशनल जो प्राइस है वो हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। प्रोडक्शन के मामले या टेक्नोलॉजी में या जो भी कुछ हम कर रहे हैं आज यहाँ, जो फार्मर मेहनत कर रहा है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल के प्राइस हैं वो हमारे यहाँ स्थानीय उसमें ही ज़्यादा है। इस वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर हमारे को भी रॉ मटेरियल जैसे इंपोर्ट करने की वहाँ से अगर कुछ इस प्रकार की परमिशन जब तेज हो वो मिल जाए, या यहाँ पे ही हमें मटेरियल इतनी मात्रा में उपलब्ध हो कि रेट हम इंटरनेशनल लेवल के करीब लेके आ जाएं, तो हम दुनिया में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यानी और उसके लिए हम तो आपके माध्यम से भारत सरकार को एक बात पूछाना चाहते हैं कि यहाँ पे मक्का और सोया के लिए फार्मरों को उत्साहित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में उसकी सोइंग की जाए, और ऐसे सीड हमारे यहाँ पे हैं। मतलब आज मक्का की बात मैं करूं अगर, तो मक्का में आज हमारा जो यील्ड है वो 45 से 50 क्विंटल के बीच में आ रहा है, जहाँ पे अच्छे सीड मिल रहे हैं। लेकिन क्या कि जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन एरियो में मक्का को इतना मतलब फार्मर उस लेवल पे नहीं लेता, दूसरी फसल को ज्यादा महत्व देता है, गेहूं को हो गया या चावल को हो गया। तो बहुत एरिया इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे फार्मर की फसल दूसरी है, लेकिन वो मक्का पे और इसलिए नहीं जाना चाह रहा, उसको पता ही नहीं है कि भी मक्का 45, 50, 60 क्विंटल तक भी निकल सकती है। जबकि हमारे यहाँ ही नॉन जीएम जो सीड है, बहुत अच्छे सीड है, उनमें मैं अगर खुद बात करूँ तो मैंने पिछले 2 साल में 15-15, 20-20 एकड़ में फसल लगा रहा हूँ। तो मैं 45 से 50 क्विंटल, पहले मैंने 40 क्विंटल लिया, अब मेरा जो अभी फसल
पीछे वही है, तो मैंने 45 क्विंटल से ऊपर का मेरा पर यील्ड आया है पर एकड़। और बिहार की अगर मैं बात करूँ तो बिहार में आज तकरीबन मतलब ज्यादातर फार्मर की बात कहूँगा कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 50 क्विंटल से ऊपर का पर एकड़ का यील्ड ले रहे हैं। जबकि जीएम अगर हम मक्का की बात करें अमेरिका में तो वो भी ये कहते हैं 10 से 12 क्विंटल पर टन पर हेक्टेयर, यानी 2.5 एकड़ में 10-12 टन। तो हम उनसे किसी सूरत में पीछे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फार्मर को सीड नहीं मिल पाता। सीड अगर उसको एक अच्छे रेट में और एक टाइम पे मिल जाए, क्योंकि सीड में यहाँ ब्लैक हो जाती है शुरू, और टाइम पे सीड नहीं मिल पाता। कंपनियां सीड को तभी खोलती है मार्केट में जब बिल्कुल बिजाई का टाइम आ जाता है, तो फार्मर बेचारा अड़बड़ा के कभी इधर भाग रहा है और वो महंगा सीड लेने पे मजबूर हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर फार्मर को सही सब्सिडाइज रेट में सीड मिल जाए तो हम किसी भी सूरत में, हमारा जो फार्मर है, जो खेती बाड़ी का किसान भी है, तो वो भी किसी भी सूरत में हमें मतलब निराश नहीं होने देगा। हमारे यहाँ पैदावार इतनी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते जो इंडस्ट्री है, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री, इसके सामने क्या मेजर इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आगे ले जाने में एक तरीके से हम कह सकते हैं बाउंडेशन है, या किस तरीके से ये इंडस्ट्री और आगे जा सकती है, क्या सुझाव है इसके? देखिए, वैसे तो इंडस्ट्री तो साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, ये और ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कुछ पॉलिसी मैटर हैं वह उनको कुछ आसान किया जाए। जैसे पोल्यूशन का ही अगर मैं मुद्दा लूँ तो बहुत स्टेटों में क्या किया जा रहा है कि पोल्यूशन के जो इंडस्ट्री में नियम कायदे कानून है वो इस पे थोपे जा रहे हैं, जबकि ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर है। आप इसको एग्रीकल्चर में वो कर रहे हैं, ग्रीन उसमें आता है। ये कोई वो नहीं है। अगर मैं डेयरी को भी लूँ तो वो भी ऑरेंज में जाती है पोल्यूशन के मामले में, और पोल्ट्री ग्रीन में है। तब भी इसके ऊपर है ना एक अलग तरह के वो थोड़े वो किए जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम ये नहीं कहते कि पोल्यूशन के प्रति हमें जागरूक नहीं होना चाहिए या उन नए नियम कायदे कानून का हमने पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक इस प्रकार का बोर्ड का गठन होना चाहिए हर स्टेट में, या मैं कहूँगा कि भारत सरकार लेवल में पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से, उसमें जो भी पॉलिसी बने उसमें स्टेक होल्डर उसके साथ में हो, साथ में सरकार के आदमी हो, जो भी हो, तो उसमें एक मिलजुल के ही पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम है, जो व्यवहारिकता है, वो बनी रहे और उन नियम कायदे कानून को ना फार्मर को अपनाने में कोई दिक्कत आए और ना प्रशासन को उनको अब लागू करवाने में कोई दिक्कत आए। देखो, दोनों चीज हमारे को जरूरी है। आज हमारे को काम भी जरूरी है, हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमें इन्वायरमेंट को भी ठीक रखना है। ये चीज भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, तो हम उससे भागते नहीं। हमारी ये है कि रिक्वेस्ट ये है कि उसमें मिलजुल के कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए जो सही भी हो और व्यवहारिक भी हो, और उसमें एक इंस्पेक्टरी राज से मतलब मुक्ति मिले। ऐसा ना हो कि कल अब जैसे रोज कोई आगे खड़ा होगा, कोई किसी ने एप्लीकेशन दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने, तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है इन चीजों में। तो अगर मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की कुछ हो तो ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं एक डिस्कशन की इंडस्ट्री के साथ जरूरत है। सर, अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा साहब कि बहुत अच्छा सेक्टर है पोल्ट्री सेक्टर, और अगर आगे आने वाले हमारे जो युवा हैं वो इसमें अगर आना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, चाहे वो किसी भी लेवल पे आना चाहें। आज हमारे यहाँ वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनकी बहुत एक अच्छे तरीके से वो है। एक नए एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इसको ये एक सेक्टर ऐसा है कि इसमें आप चाहे थोड़े से काम शुरू करो या ज़्यादा से शुरू करो, तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है और आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं, क्योंकि फूड चेन से संबंधित हमारा ये सेक्टर है। तो और इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में हमारे को फूड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा रहेगी। तो बहुत अच्छा सेक्टर है, तो इसमें
काम किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं युवा पोल्ट्री सेक्टर से जुड़ सकते हैं और इसमें जैसा रनपाल जी ने बताया कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे फसल क्रांति के माध्यम से। ये थे हमारे साथ खास मेहमान रनपाल धांधा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। धन्यवाद।